दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने इसके पहले हम लोग ने क्या किया था, बैलेंस शीट देखा था, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट, ठीक है। पूरे बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अगर आपके सामने है तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, दैट इज इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, एंड सेकंड वन इज असेट्स। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला शेयर होल्डर फंड, सेकेंड नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा करंट लायबिलिटी। उसके बाद शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर तीन आइटम्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर्स। करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर्स। असेट्स में आ जाओ। असेट्स को दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट के अंदर पहला आएगा फिक्स असेट, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। सेकंड आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट या जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहते हैं। उसके बाद करंट असेट में आ जाओ, आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद आपके लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बाद अदर करंट असेट्स। आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। इसके अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, हमने मेजॉरिटी आइटम्स को डिस्कस किया हुआ है। तो अब उस बैलेंस शीट के बाद कोई अगर अकाउंट्स बनता है तो वो बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान देना, अगर आप 11th और 12th की बात करते हो तो 11th और 12th FY बीकॉम SY बीकॉम के मेजॉरिटी चैप्टर्स में आपने क्या किया था, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाते थे और बाद में बैलेंस शीट। लेकिन कंपनी फाइनल अकाउंट में ऐसा नहीं होगा, या कंपनी अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। वहां पर पहले बैलेंस शीट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है। अंडरस्टूड? तो उसका जो नोट्स टू अकाउंट जहां पर खत्म हुआ था उसके बाद के नंबर से आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है आपका इनकम, दूसरा होता है आपका एक्सपेंस। इस प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम्स आएगा, इसके अंदर आपके ट्रेडिंग के आइटम्स भी देखने के लिए मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आइटम अगर आप बोलोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में कोई आइटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो वो आइटम था सेल्स। कौन सा? सेल्स। यानी अगर आप कोई चीज सेल ही नहीं करोगे तो आप एक्सपेंसेस कैसे बेयर करोगे? यानी किसी भी कंपनी की नींव, किसी भी कंपनी का फाउंडेशन, ठीक है, किसी भी कंपनी के ट्रांजैक्शन का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन अगर कोई होगा तो वो आइटम होता है सेल्स। अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया, मैंने प्रोसेस किया, मैंने सारी चीजें की, मेरे एम्प्लॉइज है, मैंने स्टाफ की सैलरी दी, मैंने रेंट पे किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट कराया, शोरूम का एक्सपेंस है, सलमान खान को लाया, शाहरुख खान को लाया, सबसे एंडोर्समेंट करवाया, लेकिन मेरा माल ही नहीं बिक रहा है तो ये सारे एक्सपेंसेस मैं बेयर कैसे कर पाऊंगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होता है हमारा सेल्स। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होता है उसको हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डालेंगे। कहां पर डालेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अंडरस्टूड? सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट आइटम हमारा क्या होगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसके नोट्स टू अकाउंट्स की प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स हमने कल जो किया था उसके अंदर हम लोग ने क्या किया था, 15 तक खत्म किया था। अब हम लोग मेजर आइटम्स की तरफ जा रहे हैं। तो 16 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसा मैंने कल बताया था कि हम लोग बेसिक आइटम्स के डिस्कस करने वाले डिटेल्स में। ठीक है, जो आइटम्स बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे वैसे आइटम्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हमने अगर किसी भी तरीके का सेल्स किया है, क्या किया है? सेल्स। अब हम क्या सेल करते हैं, पहले ये डिफिकल्टी समझो। हम एज ए एंटरप्राइजेस है, हम एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो हम क्या करेंगे? हम सेल्स करेंगे। और ये सेल्स में हमारी गुड्स भी आ सकती है और हमारी सर्विसेज भी आ सकती है। तो यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही सर्विसेज का, दोनों ही चीजें सेल्स में कंसिडर की जाएगी। क्लियर? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट आइटम क्या होगा? हमारा सेल्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। डिफिकल्टी? इसके अलावा अगर हमने किसी भी तरीके का प्रोडक्ट सेल किया है, ठीक है, अगर हमने किसी भी तरीके का सेल्स ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, बेटा मैंने क्या बेचा है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाया और फिर बेचा, तो वो सेल्स हो गया।
मैं फर्नीचर बेचूंगा, मैं मशीनरी बेचूंगा, मैं फिक्सचर्स बेचूंगा, उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा, तो वो सेल कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, उसको हम लोग अदर इनकम वगैरह के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सेल का पार्ट नहीं होगा। जो हमारी मेन एक्टिविटी होती है, जो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का सेल्स और सेल्स रिटर्न से ज्यादा एक्टिविटी क्या आएगी? आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगी। अंडरस्टूड? उसके अलावा सेकंड बोला अदर इनकम। क्या बोला बेटा? अदर इनकम का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जिसको आपने क्लासिफाई नहीं किया हुआ है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स आपका सबसे ज्यादा प्राइमरी इनकम होता है, उसके अलावा बाकी सब सेकेंडरी। अगर आपको किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया, आपने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे, आपको डिविडेंड रिसीव किया आपने, वो आपके लिए अदर इनकम हो गया। आपको किसी ने इंटरेस्ट दिया है तो आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, बैंक में आपका खाता है, बैंक वालों ने आपको इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो अगर किसी भी तरीके का इनकम आप रिसीव करते हो, एनी इनकम रिसीव्ड, कुछ भी हो सकता है उसमें, कुछ भी हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकता है, ठीक है। आपने किसी पर क्लेम किया था, वो अपनी कंपनी, आपकी कंपनी के ऊपर केस कर दिया, आपको डिफेमेशन करने की कोशिश कर रहा है और वो उस चीज में नाकामयाब रहा, आपने उसके ऊपर लीगल केस कर दिया और लीगल केस का उसने 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में डलवा दिया, क्या होगा? डिफेमेशन का पैसा मिला। क्या मिला? पैसा। पैसा आ रहा है ना, तो वो अदर इनकम में चला जाएगा। लोगों पे केस करके पैसा निकालना आपका काम नहीं है, वो आपको बोलते हैं ना, बदनाम करने की कोशिश करा था, आपने क्या किया? उसके ऊपर खुद डिफेमेशन का केस डाला और अनफॉर्चुनेटली आप जीत भी गए। जीत गए तो उसने पैसा दिया, पैसा दिया तो वो अदर इनकम में चला जाएगा। मतलब ऐसी कोई इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो सारी इनकम या बिजनेस से रिलेटेड भी है लेकिन वो अदर देन सेल्स है। सेल्स के अलावा कोई भी पैसा आएगा वो अदर इनकम में जाने वाला है, ठीक है। उसके अलावा उन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, ये सारे बाइफिकेशंस है, लेकिन हमारे फाइनल अकाउंट में ये सारी चीजें पूछी नहीं जाती है, ठीक है। तो क्या करोगे? 16 का टोटल, 17 का टोटल करके आप टोटल रेवेन्यू का टोटल ले लोगे ना। कम तो एक्सपेंसेस वाले पार्ट। एक्सपेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट आइटम आपको अगर दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। क्या दिख रहा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। तो नेक्स्ट आइटम हम लोग लेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। अब यहां पर आपने रॉ मटेरियल क्या क्या रहेगा? परचेज किया रहेगा। आपने क्या किया है? रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो अगर आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो ना, तो वो आइटम्स आपका कहां पर आ जाने वाला? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में। ट्रेडिंग अकाउंट देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस एक आपका इंपॉर्टेंट आइटम होता था। परचेस रिटर्न क्या करते थे? माइनस। तो क्या इधर रिटर्न को इग्नोर करेंगे? नहीं, रिटर्न वाला आइटम यहां पर क्या करोगे? सीधी सीधी बात, माइनस करोगे। परचेस रिटर्न, इस परचेस रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। अंडरस्टूड? ये प्लस माइनस करके आप क्या करोगे? आउटर में डाल दोगे। सिंपल सी बात है, वो अमाउंट उठा के यहां पर डालना है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर कोई स्टॉक वगैरह है जिसको आपने परचेज किया तो डायरेक्टली वहां पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन इन्वेंटरी। क्या आपने ये वर्ड इन्वेंटरीज वर्ड कहीं सुना हुआ है? यस, हमने इससे पहले के स्टैंडर्ड्स में भी इन्वेंटरी वर्ड सुना हुआ है, जिसको हम स्टॉक कहते थे। क्या कहते थे? स्टॉक। बट यहां पर क्या कहता है? चेंजेस इन इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी में क्या चेंजेस है, तो चेंजेस करने के कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। क्या बोला मैंने? ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो। अमाउंट भले ही प्लस में आए या अमाउंट माइनस में आए, डजंट मैटर, जो अमाउंट आएगा उसको उठाकर आपको यहां लिखना है। अब मैंने आपको बताया इन्वेंट्री एक तरीके का तो होता नहीं है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है, स्टॉक ऑफ WIP होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है। तो जितने टाइप का स्टॉक रहने तो डजंट मैटर, सब इधर आ जाएगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ WIP बोला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, करके जो भी अमाउंट आएगा उसको प्लस माइनस करके आपको यहाँ पर डाल देना है। एक आइटम है तो कोई भी इश्यू नहीं, 2 से 3 आइटम है, सबको प्लस माइनस करके एडजस्ट करके फिर लिखना है। ठीक है, ये प्लस में, दूसरा आइटम प्लस में, तीसरा माइनस में, चौथा प्लस में, तो सबको प्लस माइनस एडजस्ट करके नेट अमाउंट आएगा, उस नेट अमाउंट को आपको यहां पर डाल देना है। क्लियर? नेक्स्ट आइटम,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्या बोला बेटा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नाम से ही पता चलना चाहिए आपको, एम्प्लॉय को बेनिफिट देने वाले एक्सपेंसेस। तो बताओ मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉय को हम क्या क्या बेनिफिट देते हैं? एम्प्लॉय को हम क्या क्या बेनिफिट देते हैं? यस, एम्प्लॉय को हम सबसे इंपॉर्टेंट आइटम अगर कुछ रहेगा तो होगा सैलरी। हम उसको सैलरी देंगे, हम उसको वेजेस देंगे, हम उसको बोनस देंगे, हम उसको ग्रेच्युटी देंगे, हम उसको पेंशन देंगे, वो हमारे लिए खर्चा काम करता है। हम उसके लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो या ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी खर्चा, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर होम, अगर कोई भी खर्चा आप किसके लिए कर रहे हो? एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो, तो वो सारे खर्चे को आपको वहां पर लिखना है और डायरेक्टली किधर डालना है? एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में डालना है। क्लियर? डिफिकल्टी? पक्का? नेक्स्ट आइटम आ जाओ, क्या दिया आपको? फाइनेंस कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस कॉस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस? नाम तो सुना होगा, फाइनेंस कॉस्ट भी सुना होगा। अरे आपकी कंपनी में किसी ने पैसा लगाया, आपकी कंपनी में किसी ने पैसा लगाया, तो वो पैसा लगाने के लिए आप कुछ तो दोगे, उस कुछ तो को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो अगर आपने किसी को इंटरेस्ट पेड किया है, इंटरेस्ट क्या किया है? पेड ऑन, कहीं पे भी पे कर सकता है, डिबेंचर पे पे करोगे, बॉन्ड में पे कर सकते हो, लोन में पे कर सकते हो, बॉन्ड्स में पैसा, कहीं से भी पैसा। आपने बैंक से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट दोगे। आपने डिबेंचर से पैसा लिया, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दोगे। आपने बॉन्ड होल्डर से पैसा लिया, बॉन्ड वालों को पैसा दोगे। तो अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया ऑन सिक्योरिटीज, तो बेटा वो सिक्योरिटीज में कुछ भी आ सकता है, सिक्योरिटीज में कुछ भी आ सकता है। या थर्ड, सेकेंड वाला पार्ट, एनी फाइनेंशियल चार्जेस बाय इंस्टीट्यूशंस ऑन सर्विसेज। मतलब आपने जिन जिन इंस्टीट्यूशन से सर्विस ली है उसने कोई चार्जेस मारा है। जैसे हम लोग एटीएम कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते तो एटीएम का चार्जेस होता है, वैसे एसएमएस के चार्जेस होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के चार्जेस होते हैं। वैसे अगर हम सर्विस ले रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग में हमें फाइनेंशियल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उस चार्जेस को हम लोग फाइनेंस कॉस्ट में डालेंगे और वो सारे आइटम्स को प्लस माइनस करके आपको वहां पर टैली करना है। डिफिकल्टी? नेक्स्ट आइटम क्या आता है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। अब इसका मैं नहीं भी बनाऊंगा तो भी आप समझ जाओगे क्यों डेप्रिसिएशन बोला है। कुछ भी रहने दो, किसी का भी डेप्रिसिएशन किधर आएगा? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस मतलब जो कुछ नहीं मालूम सब इधर आएगा। जैसे तो आई एम स्कीपिंग 22 बिकॉज वो डेप्रिसिएशन है। तो अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है? अब पता है ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस जिसके बारे में हमने डिस्कशन ही नहीं किया और लेकिन आ गया आएगा। हमने डेटर्स के आरडीटी के बारे में डिस्कस नहीं किया, इंपॉर्टेंट आइटम्स था, हमने तो बात ही नहीं की। कैरेज इनवर्ड के बारे में बात नहीं की, हमने वेजेस के बारे में तो बात कर दी, कहाँ गया बेनिफिट में। कैरेज इनवर्ड के बारे में बात की, कैरेज आउटवर्ड के बारे में बात की, हमने आरडीटी के बारे में बात नहीं की, बैड डेट्स के बारे में बात नहीं की, एडवर्टीजमेंट के बारे में बात नहीं की, रेंट के बारे में नहीं बात की, इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के आइटम्स है। तो ये सारे आइटम्स के बारे में हमने डिस्कशन ही नहीं किया। तो वो सारे आइटम्स आप कहाँ पे जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, जो एक्सपेंसेस हमने यहां पर डिस्कस नहीं किए वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहां चले जाएंगे? आपके अदर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। जैसे दो तीन आइटम्स लिख देते तो भी, रेंट हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, कैरेज हो गया, उसके अलावा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हो गए, टैक्सेस या टैक्सेस यहां ना लिख के हम लोग नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग ने एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हो, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। आरडीटी बोल सकते हो, बैड डेट्स हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है। तो ये सारे आइटम्स वहां पर आप डाल दो
और डालने के बाद आपको क्या करना है, अदर एक्सपेंस का टोटल लिखना, वो टोटल आप लोग यहाँ लिखोगे। अब क्या करना है, रेवेन्यू का टोटल, एक्सपेंसेस का टोटल, ए का टोटल माइनस बी का टोटल क्या, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब ये टैक्स आपका पेड भी हो सकता है या प्रोविजन भी हो सकता है। पेड और प्रोविजन कुछ भी रहने तो आपको करना तो है। प्रोविजन मतलब परसेंटेज जाएगा, 50% टैक्स, 40% टैक्स, 30% टैक्स, 20% टैक्स, या प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000, तो कुछ भी रहने तो माइनस करके आपको क्या लिखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मेजर आइटम्स है जो आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा जाएगा। और ये जो अमाउंट आएगा ना, ये जो अमाउंट आएगा इसको आपको कहाँ डालना है, रिजर्व एंड सरप्लस में डालना, उसके बाद वहां से एडजस्ट करना पड़ेगा। डिफिकल्टी, तो ये मेजॉरिटी ऐसे आइटम्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस में देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो यहां पर वापस बता दो, सबसे पहले कंपनी फाइनल अकाउंट करो या जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड कोई भी चैप्टर करो जिसमें अमाल्गमेशन आता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता है, रिडम्पशन आता है, डिबेंचर्स आते हैं, तो कोई भी चैप्टर करोगे तो उसमें आपको ये फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपको बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने बोला है तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट, फिर पीएनएल का फॉर्मेट, उसके बाद आपका बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। अंडरस्टूड? डिफिकल्टी?